चलिए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हमने कल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज द ब्रिटिश डिनाइड इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये हमने पढ़ लिया था। अब 1942 में एक और मूवमेंट लॉन्च की गई, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वाज द लास्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी टू वॉर्न ब्रिटिश टू लीव इंडिया। इंडिया को छोड़ जाने के लिए महात्मा गांधी ने ये लास्ट मूवमेंट जो है लॉन्च की। इट वाज launched on 8 August 1942। 1942 8 अगस्त को ये मूवमेंट लॉन्च की गई। 8 अगस्त 1942 was the day when the Quit India movement was launched, and it was launched by Mahatma Gandhi to warn British, to give last warning to the British to leave India। इंडिया को छोड़कर जाने के लिए ब्रिटिशर्स को लास्ट वार्निंग दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा। और ये तो क्लियर हो चुका था दैट द ब्रिटिश वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया इजीली। इंडिया को आसानी से ये फ्रीडम नहीं दे पाएंगे, नहीं देने वाले हैं। इसलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई। और सभी जगह आपको मैंने ये भी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ड्रैग कर लिया था, खींच लिया था, शामिल कर लिया था। बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द अदर पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1939 से 1945 के बीच ये वर्ल्ड वॉर टू हुई। और जापान और जर्मनी जैसे देश जो कि ब्रिटिश एनिमीज थे, they wanted to attack India also because India was the British Empire at that time। इसलिए महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट लॉन्च की। विद इन 24 आवर्स गांधी जी and other political leaders were arrested। 24 आवर्स के बिटवीन जब ये लॉन्च की गई, 9 अगस्त तक आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स थे अलोंग विद गांधी जी, दे वर अरेस्टेड। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड, जो कि अलग अलग रीजन से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, लेड कर रहे थे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने इस मूवमेंट के दौरान एक स्लोगन दिया था। दैट स्लोगन वाज डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन था। इसका मतलब था करो या मरो। उन्होंने ये कहा था कि अगर ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस मूवमेंट के बाद भी हमें फ्रीडम जो है ग्रांट नहीं करते हैं, तो हमें इसके ऊपर जोर डालना है, यानी डू और डाई, यानी करो या मरो। या तो किसी भी तरह से कोशिश करो, ट्राई करो कि ब्रिटिशर्स जो है खुद ही इंडिया छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो इतना प्रोटेस्ट करो कि आखिरकार ब्रिटिशर्स को आपको क्या कह सकते हैं कि डेथ सेंटेंस देना पड़े। तो ये जो स्लोगन था, इसकी वजह से मैनी इंडियंस वर इंस्पायर्ड। बहुत सारे इंडियंस जो हैं इस स्लोगन की वजह से इंस्पायर हुए कि गांधी जी ने कहा है कि डू और डाई। इस स्लोगन की वजह से बहुत सारे इंडियंस जो थे इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने इस मूवमेंट को आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, दे कंटिन्यू टू लेड दिस मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो मूवमेंट थी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी। इसी मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं ये इस चीज के लिए तैयार हो गए थे कि हमें जबरदस्ती इंडिया को
फ्रीडम ग्रांट करनी पड़ेगी, यानी उनका मन नहीं था लेकिन फिर भी उनको इंडियन फ्रीडम जो है ग्रांट करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने इसी मूवमेंट के अंतर्गत एक और पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। आपने सबने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बोस जो है वो एक प्रोमिनेंट लीडर सामने आए जो कि ब्रिटिश एनिमीज जैसे जापान और जर्मनी थे। मैंने आपको अभी बताया जर्मनी और जापान जो थे वो ब्रिटिश एनिमीज थे और वो किसी भी तरह से ब्रिटिश पोजेशंस को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो इंडिया पर अटैक करना चाहते थे। इसीलिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई जिससे कि जापान और जर्मनी इंडिया पर अटैक ना करे। तो जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ उन्होंने जॉइंट हैंड्स, यानी उनके साथ मिल गए और उन्होंने कोशिश की कि जापान और जर्मनी जो है वो इनकी मदद करें, हेल्प करें, जिससे कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया से वो खत्म करने में हेल्प हो सके। तो इसका मतलब है सुभाष चंद्र बोस जो थे ही वाज रेडी टू जॉइन हैंड्स विद द ब्रिटिश एनिमीज टू फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए वो दूसरे देशों से बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटिश एनिमीज थे उनके साथ उनका साथ ले रहे थे। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, पॉपुलर स्लोगन जो आपने हमेशा ही सुना होगा, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दिस वाज द पॉपुलर स्लोगन। उनका ये मानना था कि आप तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी तुम मेरा साथ दो और मैं पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें आजादी मिल जाए। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया को आजादी मिल जाए। देखिए उन्होंने एक अपनी खुद की आर्मी तैयार की थी, रीऑर्गेनाइज की थी, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है इट वाज फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह। ओरिजिनली इट वाज फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह। ये जो थी ये पार्टी साउथ ईस्ट एशिया में एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो मोहन सिंह ने ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो फॉर्म की, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस आर्मी को आगे बढ़ाया। ही रीऑर्गेनाइज INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, so that the Indian National Army can help the Indians to get freedom from the British rule। तो इसका मतलब है सुभाष चंद्र बोस ने कोशिश की कि इन्होंने किसी भी तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो जाए। इसके अलावा एक और वेल नोन एक्ट है इंडियन नेशनल आर्मी का, ईस्टर्न साइड, ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया जो है वहां पर कई स्टेट्स में दे होइस्टेड ट्राई कलर। ट्राई कलर आप जानते हैं हमारे भारत देश के झंडे को कहा जाता है ट्राई कलर। तो कुछ ईस्टर्न स्टेट्स थे जिसमें कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स ने ट्राई कलर जो है वो होइस्ट कर दिया था, लहरा दिया था। इसका मतलब था कि उन स्टेट्स को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को, इस कोशिश को जो है जल्दी ही रिप्रेस कर दिया और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे एक प्रोमिनेंट लीडर हुए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा माना जाता है इन 1945 he died in a plane crash। is that clear to everyone? सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक और क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक क्लियर है बेटा? अब लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस की तरफ। अब देखिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए।
और इलेक्शन में लेबर पार्टी की जीत हुई और जिसके लीडर थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे इस लेबर पार्टी के लीडर थे एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। अब देखिए इन्होंने सोचा, इनको समझ आया कि इंडियन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें जो है इंडिया को अब फ्रीडम ग्रांट करनी चाहिए। इसलिए क्लीमेंट एटली ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही इन 1945 ही सेंट अ कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। 1945 में ये प्राइम मिनिस्टर बने और अगले ही साल 1946 में इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया, इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि इंडियन पार्टिसिपेशन के साथ गवर्नमेंट बननी चाहिए, सिर्फ उस गवर्नमेंट में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ही हों और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडिया में बननी चाहिए और इस कैबिनेट मिशन ने कुछ ऐसे कह सकते हैं सलाह दी, एडवाइस दी कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए इंडिया में और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जिससे कि इंडिया को फ्रीडम ग्रांट किया जा सके। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई इस कैबिनेट मिशन के जो डिसीजन था उसके उसके उसको फॉलो करने के लिए। क्या प्रॉब्लम थी? मुस्लिम लीग जो थी वो इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने से मना कर दिया उन्होंने। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। अब मुस्लिम लीग जो है उसने रिफ्यूज कर दिया इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों? बिकॉज दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स और उसका नाम क्या रखना चाहते थे ये? पाकिस्तान। सेपरेट स्टेट मांगा मुस्लिम्स के लिए और उसका नाम जो था पाकिस्तान रखना चाहते थे। इसका मतलब है कि मुस्लिम्स पहले से ही ये तैयारी में बैठे थे कि जैसे ही हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी वी विल कह सकते हैं डिमांड पाकिस्तान एज द मुस्लिम स्टेट। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई मुस्लिम लीग की तरफ से कि इंटरिम गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत सारे आईएनसी के लीडर्स यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि एक सेपरेट स्टेट बने, इसलिए उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन वो उनका जो विरोध था, अपोज था, रिवोल्ट जो था वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज देयर वर कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स यानी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच हिंसा भड़क गई, इसीलिए वो ये जो सेपरेट स्टेट की मांग थी, डिमांड थी मुस्लिम्स की, उसको मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल। लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया। क्या प्लान था? डिवाइड इंडिया into इंडिया एंड पाकिस्तान। अब लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो प्लान तैयार किया गया था उसमें ये कहा गया कि इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा ही हुआ।
बहुत सारे ऑपोजिशंस हुए इस डिवीजन के ऊपर, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ कम्युनल राइट्स इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट वाज द कैबिनेट मिशन, that was the decision by the cabinet mission sent to India from England by the Prime Minister Clement Attlee of Britain. So with this we have completed our chapter. अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए. चलिए अब पार्ट ए बी सी करते हैं. हाँ जी, पार्ट ए. अपनी सब बुक्स ले लीजिए. टेक आउट योर बुक्स प्लीज. पार्ट ए करते हैं. चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं. इसमें पहला है मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस a system of dual government. Answer one is a system of dual government. ये इसका करेक्ट आंसर है. Now next is answer number 2. Gandhiji started the historic Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi on March 12, 1930. March 12, 1930. Clear? Next, answer number 3. What was the British motive behind the partition of Bengal in July 1905? क्या थी? The British wanted to weaken Hindu-Muslim unity. This is the answer. क्यों किया था उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल? जिससे कि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी जो है वो ब्रेक हो जाए. नेक्स्ट इज आंसर नंबर 4. क्वेश्चन इज who among the following was not a moderate? देखिए इसमें डब्ल्यूसी बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है एंड लाला लाजपत राय हैं. आपको मैंने बताया था एक इम्पोर्टेंट नाम थे रेडिकल लीडर्स के, लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे वो शामिल थे. इसका मतलब है कौन मॉडरेट नहीं था? लाला लाजपत Rai was not a moderate leader. Clear? Answer number 5. Answer question is the slogan "Do and Die" was given during. अभी हमने डिस्कस किया क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये स्लोगन दिया गया था डू और डाई बाय गांधी जी टू इंस्पायर इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. क्लियर है बेटा? पार्ट ए सभी ने कर लिया होगा. Do your part A in your books. You have to mark in this book only. बेटा इसको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है. पार्ट बी देखते हैं. fill in the blanks है. The rule of East India Company ended on. पार्ट बी आंसर 1. ended on कब एंड हुआ बेटा? November 1, 1858. ये था एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आंसर 2 is Dash was organized by Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose. It is Indian National Army. ये जो था इंडियन नेशनल आर्मी थी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई. नेक्स्ट इज आंसर नंबर 3. व्हाट इज द क्वेश्चन? अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस वाज अंडर मॉडरेट लीडर्स. मॉडरेट्स थे जो कि अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, मॉडरेट लीडर्स. आंसर नंबर 4 इज होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय. मद्रास में और महाराष्ट्र में एक साथ होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई. महाराष्ट्र में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक. और मद्रास में की
Annie Besant. Annie Besant was the Irish lady who established Home Rule League in Madras. Answer number 5. Answer 5. Rowlatt Act empowered the British to put people in jail without trial. विदाउट ट्रायल का मतलब किसी अपराध के बिना ही ब्रिटिशर्स के पास ये पावर थी कि वो इंडियंस को जेल में डाल सके. सबका हो गया. लेट अस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. पार्ट बी हो गया है सबका. चल नाउ पार्ट सी. पार्ट सी मैच द फॉलोइंग. अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाला क्वेश्चन है और ये कब हुई 1885 में. फर्स्ट इज आईएनसी वाला जो क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर 1885. सेकंड इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. 1909 में इंट्रोड्यूस किए गए. थर्ड इज मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906. 1906 में एस्टैब्लिश हुई. नेक्स्ट इज Montagu Chelmsford reforms. Yes. It was introduced in 1919. Next is Simon Commission 1927. बेटा पार्ट सी जल्दी से अपनी बुक में कीजिए. पार्ट ए बी सी यू डोंट हैव टू डू इन योर नोटबुक. बुक में ही करना है सिर्फ. क्लियर है. चलिए पार्ट डी शॉर्ट क्वेश्चंस है. What were the main demands of radical group of Congress? तो मेन डिमांड्स क्या थी रेडिकल ग्रुप्स की. रेडिकल ग्रुप ऑफ कांग्रेस के पहला डिमांड था लव फॉर स्वदेशी गुड्स. सेकंड डिमांड वाज पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज. थर्ड वाज बॉयकॉट ऑफ schools, colleges, offices, courts, etc. Now fourth is surrender the British titles. These were the main demands of radical group of Congress. जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा. आंसर 2 लिखते हैं. What were the main proposals of Lucknow Pact of 1916? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था. फर्स्ट वाज हिंदूज एंड मुस्लिम्स रीयूनाइटेड. दोबारा से यूनाइट हुए थे. रीयूनाइटेड. सेकंड इज joint pact. Joint pact with Muslim League.
and third is demand for of complete independence. ये थी लखनऊ पैक्ट 1916 के प्रपोजल्स. प्लीज राइट डाउन. व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ये क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस. फर्स्ट इज inspired the Indians to participate in the nationalist movement. Second, joined hands with British enemies to get freedom. And third point is reorganize Indian National Army. These were the contributions of Subhash Chandra Bose. Please write down. Fourth questions. लाहौर सेशन 1929. आंसर नंबर 4 करते हैं. आंसर नंबर 4 में पूछा गया है कि लाहौर सेशन में क्या डिसीजंस लिए गए. मेन फीचर्स ऑफ द लाहौर सेशन. फीचर्स ऑफ लाहौर सेशन 1929. पहला था डिमांड resolution for complete independence. Resolution of complete independence. Resolution of complete independence. उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट था? सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 as first Independence Day. यही दो डिसीजंस थे जो कि लाहौर सेशन के दौरान लिए गए. इट वॉज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. उसमें एक रिजोल्यूशन लिया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, यानी डिमांड की गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और ये भी कहा गया, डिसाइड किया गया, सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. चलिए आंसर नंबर 5 करते हैं. आंसर नंबर 5. Answer 5. Question 5 is explain any three provisions of Government of India Act 1935. Provisions of Government of India Act 1935. सबसे पहला प्रोविजन था एंड ऑफ
ड्यूअल गवर्नमेंट जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शुरू की गई, अब इसमें एंड हो गया। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। थर्ड इज चेंज इन पार्लियामेंट्री सीट्स, क्या कह सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स इन लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स में नंबर ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स चेंज किए गए। और फोर्थ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। ये हो गया आंसर नंबर 5। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। FEDERAL, फेडरल कोर्ट। कल हम पार्ट ई करेंगे। ओके, पार्ट ई करेंगे और पार्ट डी का ये पूरा जो आपका क्वेश्चंस है पार्ट डी के, वो अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में आपको कंप्लीट करके रखने हैं कल तक। क्लियर है? चलिए, तो आज का हम क्लास अब यहीं खत्म कर रहे हैं। ओके।